Hello everyone, hope you are keeping well. So welcome back to my channel Economic Sites. So आज हम करेंगे पॉजिटिव मूड से चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड दिस इज़ वेरी वेरी हॉट इश्यूज दीज डेज अराउंड द वर्ल्ड। बहुत लोग इस पे क्या कर रहे हैं, डिबेट्स होते हैं, बहुत लोग इस पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल वेरियस कंट्रीज़। ओके, तो ये डिस्कस करेंगे इसके क्या इसके मायने हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं और ये होता क्या है बेसिकली। ठीक है, इसके सब कुछ इसमें एक तरह का आप कह सकते हो कि एक तरह का एक पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, पूरी नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा मैं। फाइन, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में आ जाइए। देखिए, इंट्रोडक्शन में यही लिखा है आपका कि जो पहले 1960 से पहले, या आप कह सकते हो 1990s के पीरियड से पहले बेसिकली, ठीक है, उससे पहले क्या होता था कि जो लोग होते थे, यहाँ जो कंट्रीज होती थी ना, सिर्फ और सिर्फ जो है वेल्थ पे फोकस करती थी। ठीक है, उनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था, उनको हेल्थ से कोई मतलब नहीं था, उनको कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, उन्हें कोई इन्वायरमेंट से मतलब नहीं था। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें बिल्कुल फोकस नहीं करते थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ वेल्थ पे ही फोकस रहता था, या अदर देन वेल्थ एक एक्सपेक्ट और कह सकते हैं डिफेंस पे, जो कि आपको पता है जैसे यूएस, आपका चाइना, इवन जो आर्मीज़ पे अपना जो है बहुत ज़्यादा इनका जो है फोकस रहता था वेपन्स डेवलप करने में। ठीक है, तो मेन अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव व्यू से देखा जाए तो वेल्थ पे बहुत फोकस करते थे। तो भैया यूएनडीपी ने फिर 1990 में बोला कि ये तो बात सही नहीं है। जब यूएन फॉर्म हुआ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, आई होप दैट यू नो इट वेरी वेल, यूनाइटेड नेशंस क्या होता है। तो उसी की एक आप बॉडी कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसने क्या किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI पब्लिश करना शुरू कर दिया अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स लिए जाने लगे, बेसिकली 3 इंडिकेटर्स लिए जाने लगे आपके, दैट इज़ अ हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। ठीक है, उन्होंने अब यूएनडीपी ने बोला कि भैया ये ऐसे थोड़ी होता है, आप हेल्थ भी फोकस करिए, आप एजुकेशन पे भी आप फोकस करिए, आप लोगों की इनकम भी देखिए, इनकम के साथ साथ आप एजुकेशन, हेल्थ, ये सब भी तो देखिए, वो भी तो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो यूएनडीपी ने एक तरह का क्या करना शुरू किया, कंट्रीज़ को एक तरह का डिस्टिंग्विश करना शुरू कर दिया, या रैंक देनी शुरू करने लग गई इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ताकि, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बेटा, ये एक बहुत सीरियस बात है। अगर आपकी जो यूएनडीपी के रिपोर्ट में अगर आपका HDI इंडेक्स जो है अगर बहुत कम आ रहा है, तो बहुत सी कंट्रीज़ में आपकी जो इमेज है आपकी कंट्री की बहुत सही नहीं बनती। बहुत से लोग टूरिज़्म के लिए नहीं आएंगे, और बहुत से लोग, जब आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बाकी फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है, आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होता है तो टूरिज़्म को ग्रोथ मिलती है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश के लिए। तो उनको जब ये सब चीज़ें होने लग गई तो कंट्रीज़ को लगा नहीं, हमें सही में अपनी जो बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं अदर देन जो इनकम है वो भी हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, ओके, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इन 3 चीज़ों पे अब क्या क्या रिसेंट ईयर जो है फोकस करने लग गए, या 3 डायमेंशन बेसिकली जो हेल्थ, एजुकेशन, इनकम वर टेकन इनटू अकाउंट। फाइन, चलिए अब आ जाइए सस्टेनेबल ग्रोथ पे। देखिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2018 में, दैट वाज अ पॉल रोमर। ओके, ही वाज अ इकोनॉमिस्ट, एंड द सेम टाइम वन वाज आल्सो गिवन, दैट वाज अ विलियम नॉर्डस। आपको ये बात बता दूं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, टोटल आई थिंक देर आर 6 एक तरह के सब्जेक्ट्स या कह सकते हो फील्ड्स हैं जहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, और इकोनॉमिक्स वन ऑफ द फील्ड है जिसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। एंड रिसेंटली यू कैन से अभिजीत बैनर्जी, ओके, ही गॉट द प्राइज़ फॉर द नोबेल प्राइज़, ओके, फॉर द इकोनॉमिक्स। ठीक है, उससे पहले अमर्त्य सेन भी थे, उनको भी क्या है प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। चलिए अब आ जाता है मेन हमारा टॉपिक पे, दैट इज़ अ मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब आप अपने कंट्री के रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ करते हो, कीपिंग इन द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आपको फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को अपने दिमाग में रखते हुए, यू हैव टू कीप इन माइंड द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, एंड देन यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आपके जो प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उसे आपको पहली बात तो अच्छे से यूज़ करना है, उसको पूरे पोटेंशियल यूज़ करना है, उसको वेस्ट नहीं करना। दूसरी बात, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको रखना है। जैसे ऑयल हो गया, कोल हो गया, ये तो भैया ख़त्म हो जाएंगे ना अगर इनको संभाल के नहीं रखा गया, इनको अच्छे से यूज़ नहीं किया गया।
फाइन, सो दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नहीं तो हमें जो फ्यूचर जनरेशन हमें गालियाँ देंगी कि भैया तुमने क्या किया, है ना। तो दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फाइन, चलिए, तो ये सब वही चीज़ लिखी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लुक्स द इशू ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द लार्जर पर्सपेक्टिव टू इंश्योर दैट द बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन एंड द फ्यूचर जनरेशन इज मेंटेन। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपकी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो भी सफ़र ना करे। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट जनरेशन को बिल्कुल बांध दो हाथ कि आपको यूज़ ही नहीं करने रिसोर्सेज, वो भी नहीं है, ठीक है। प्लस आपको जो फ्यूचर जनरेशन है उसके भी नीड्स को आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली इसके भी नीड्स को, दोनों की नीड्स को आपको ध्यान में रख के ही कोई डिसीजंस लेना है रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना मुश्किल हो जाएगा किसी कंट्री के लिए ये डिसीजंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स लेने के लिए। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं। दैट इज़ द सेम थिंग कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एड्रेस द इंटर जनरेशनल इक्विटी एंड लेविंग ऑल जनरेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टू बेस्ट यूज ऑफ देयर पोटेंशियल कैपेबिलिटीज। द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू अचीव द सस्टेनेबल इंक्रीज इन द पर कैपिटा। मतलब आपका जो बेसिकली कोई भी चीज़ आप जो गोल आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि हर चीज़ जो आप डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं बेसिकली यू हैव टू थिंक फॉर द फ्यूचर जनरेशन। आपको उसको फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच के ही आपको अपने गोल्स सेटअप करने हैं, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली करना है। फाइन, चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वही सेम चीज़ इसमें बार बार रिपीट कर रखी है कि फ्यूचर जनरेशन का नीड्स को बहुत प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द एक्चुअली द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ है वैसी क्रिएट करनी है, वैसे ही रिसोर्सेज को यूज़ करना है और वैसे ही उसे पोटेंशियली यूज़ करना है, ताकि क्या हो कि आपके रिसोर्सेज है वैनिश ना हो जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए। देखिए, और दूसरी बात है, ये मतलब नहीं है कि सस्टेनेबिलिटी का कि आप क्या करें भैया, जो गरीबी है उसे गरीबी रहने दें, आप रिसोर्सेज यूज़ ही ना करें कि आपको पॉवर्टी कम करने के लिए, या बेसिकली जो आपको रिसोर्सेज चाहिए आप यूज़ ही ना करें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको यूज़ करने हैं बट सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशन। प्रेजेंट फ्यूचर जनरेशन दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आप यूज़ क्या करते हैं, है ना। अगर हमने बोला कि हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज, देखिए इकोनॉमिक्स में तीन तरह की चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहला होता है नेचुरल कैपिटल। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द लॉन्ग रन डेवलपमेंट, ठीक है। तो सिंपल है, फर्स्ट सबसे पहला है आपका नेचुरल कैपिटल, जो मैन मेड नहीं होता, विच इज़ मेड बाय द गॉड या नेचर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या आ जाता है, आपका मिनरल्स आ जाते हैं, आपका फिशरीज आ जाती है, फिश आप नहीं बना सकते, है ना। ऑयल स्टॉक आ जाता है, ठीक है। एयर आ जाता है, वाटर आ जाता है, सॉइल आ जाता है। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में नेचुरल कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि हम उसे इकोनॉमिक्स में जब यूज़ करते हैं तो दैट बिकम्स अ कैपिटल फॉर अस। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड द नेचुरल कैपिटल। नेक्स्ट है आपका फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल वो होता है जो ह्यूमन मेड होता है। जैसे मान लीजिए प्लांट्स, यहाँ प्लांट्स का मतलब पेड़ नहीं होता है, प्लांट्स का मतलब है जो पे जहाँ पे कंपनीज को जो कंपनीज बनती है ना, कंपनीज होती हैं बेसिकली उन्हें प्लांट बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे प्रोडक्शन होता है बेसिकली उसे प्लांट बोला जाता है, ठीक है। दिस इज मशीन्स, जो मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, ये तो भगवान बेच के, भगवान नहीं बनाता ना, ये तो हम ही बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो पावर ट्रांसपोर्ट, तो ये आपके फिजिकल कैपिटल हो गया। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ऑल्सो ह्यूमन कैपिटल, है ना। ह्यूमन कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल जो हम कितने सक्षम हैं। अभी रिसेंटली ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की रिपोर्ट आई है एंड वी आर आई थिंक 116 रैंक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अभी रिसेंटली 1-2 दिन में। तो आप देख सकते हैं, तो इस समय वी आर वेरी बिहाइंड, हमारा ह्यूमन कैपिटल अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, हम यूज़ ही नहीं कर रहे अपने ह्यूमन कैपिटल को। तो गवर्नमेंट को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए ताकि अपने ह्यूमन कैपिटल को यूज़ करे, क्योंकि ये जो रिसोर्स है ये तो ऑब्वियसली बात है आपका है कि ख़राब भी नहीं आए, ऐसा रिसोर्स है, ऐसा है कि इनके फ्यूचर जनरेशन के हमें रखना पड़े, है ना। इसे तो प्रेजेंट जनरेशन में अच्छे से यूज़ करिए ताकि ताकि इन दोनों को पुश मिल सके। चलिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको डीपली पढ़ लेते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है या क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि दैट डज नॉट मीन कि आप नेचुरल रिसोर्स यूज़ ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ठीक है। आप बिल्कुल भी क्या कर रहे हैं कि आप बिल्कुल उसे यूज़ नहीं कर रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं नेचर के, एट द सेम टाइम जो दे विच इट शुड नॉट डिग्रेड, तो डिग्रेड नहीं होने चाहिए, डिमिनिश नहीं होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। आपको पता है कि ऐसा ना हो कि 30 साल बाद तेल खत्म हो जाए, कोल खत्म हो जाए, है ना। तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर हो जाएगी, रुक जाएगी फ्यूचर जनरेशंस के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड टाइम
for second second point, the sustainable development renewable resources must be extracted at the rate which does not exceed the rate of generation. कहने का मतलब है कि आपकी जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रखना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका जिस जिस रेट पे आप यूज़ कर रहे हो वो आने वाले जनरेशन को मिले ही ना कुछ। ठीक है। थर्ड है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स नॉन रिन्यूएबल। बेसिकली आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। नॉन रिन्यूएबल पता है आपको क्या होते हैं? ठीक है, कि जो आपके एक तरह का एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उसको भी आप ऐसी बात नहीं यूज़ करना है, लेकिन उसको आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना है। ठीक है, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे आपका क्या हो गया, विंड एनर्जी हो गया, आपका सोलर एनर्जी हो गया, इनको भी यूज़ करना है। एट द सेम टाइम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच इज़ एक्सॉस्टिबल, मतलब जो ख़त्म हो जाएंगे किसी टाइम के बाद, तो उनको भी हमें अच्छे से यूज़ करना है प्रेजेंटली। प्लस देयर शुड बी द अवेलेबिलिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो आई होप नाउ आई एम वेरी वेरी क्लियर। और आपका पता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड डिस्कार्ड ऑल दोस एक्टिविटीज़ विच लीड टू द पोल्यूशन। और आपको इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है। तो देखो कितनी चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रेजेंट जनरेशन को ध्यान रख रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा आपका फ्यूचर जनरेशन को ध्यान रख रहा है, तीसरा आपका रिसोर्सेज को ध्यान रख रहा है, फोर्थ आपका ध्यान रख रहा है कि इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है। तो देख लिया कितना बड़ा चैलेंज है किसी कंट्री के पास। फाइन, चलिए अब आपके आ जाते हैं। तो अभी देखिए ये जो बॉक्स होते हैं ना, ये जो ब्लू बॉक्स है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये आपको बहुत अच्छे से जो टॉपिक पढ़ा होता है ना, बहुत ब्रीफ में आपको डिस्प्ले कर देते हैं, और यहाँ पे एक तरह का नोट्स का काम करते हैं। अगर ये मान ली कि कोई 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट ग्लांस, तो अगर 6 मार्क्स का आएगा तो पूरे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने पड़ते हैं इसको अलग अलग। लेकिन 3 मार्क्स में आता है तो कोई भी 3 पॉइंट्स ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आपका ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो नोट्स बनाने के लिए या क्वेश्चंस बनाने के लिए। चलिए अब आ जाता है इसकी क्या नीड क्यों पड़ी, वाई देर इज़ नीड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके 5 से 6 पॉइंट्स आप लिख याद कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे, मैं सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब नीड क्यों हुई? सबसे पहले देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द एनवायरनमेंट एज अ कॉमन हेरिटेज। आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट है वो कॉमन हेरिटेज है। इसका मतलब है जो रिसोर्सेज एंड जो आपका एनवायरनमेंट है वो किसी एक इंसान का नहीं है, मेरा या आपका नहीं है, ये सब लोगों का है ना, पूरी सोसाइटी का है। हर एक इंसान का इस पे हक है। ठीक है, भगवान ने सिर्फ मेरे लिए नहीं बनाया, किसी एक कंट्री के लिए नहीं बनाया। अगर किसी देश के भी रिसोर्सेस हैं तो वो सब जो उन सब सिटीजन्स के लिए जो उस देश में रहते हैं। ठीक है, तो फाइन, सो देर तो आप ये नहीं कह सकते, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है उनको। ठीक है, सो देयर फोर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द ऑल जनरेशन शुड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि सब जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज रखे जाएँ, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखा जाए, प्रेजेंट जनरेशन के लिए रखा जाए, और उसका ये ध्यान रखा जाए कि वो क्या हो, पॉल्यूटेड ना हो। ओके, देयर शुड नॉट बी द पॉल्यूटेड एंड इट शुड बी केप्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। Fine, and it is very very important, so therefore it is very very ethical compulsion for the present generation to guarantee the future generation opportunities similar to one it has enjoyed। तो जो हम प्रेजेंट जनरेशन enjoy कर रही है, ठीक है, उसको आपको ये भी इंश्योर करना है कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको आपको क्या करें, उसको करे, तो उसे इंजॉय करे। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है अगर नोट्स बना रहे हो। और इसके स्टार्टिंग के 1-2 लाइन्स लिख सकते हो, अप टू हेयर टिल जनरेशन्स। ठीक है, ओके, तो आपको इजी हो जाएगा नोट्स बनाने में। सेकंड थिंग है आपका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप इनडिस्क्रिमिनेट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं कि बहुत बर्बरता से आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर शुड बी द प्रॉपर वे टू यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट आप देख सकते हैं, मैनी इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अ हिस्ट्री ऑफ कॉसिंग अ रैपिड डिप्लीशन। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम होगी, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में आगे हैं, वो क्या करती हैं, रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरह यूज़ करती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट हो गया। हमारे जो एयर पोल्यूशन, हमारे जो एयर पोल्यूट होने लग गई, एयर पोल्यूट हो गई। बेसिकली इसे कहते हैं डिप्लीटिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब आपके रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं और दूसरी बात है वो बहुत बेकार हालत में होते जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस शोज दैट द प्रेजेंट जनरेशन हैव परस्यूड द इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट गिविंग अ ड्यू रिगार्ड टू द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। तो आपको लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज मेंटेन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हो, इसके लिए आपको इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स करना है। तीसरा है यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स एज कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इट मीन्स दैट
यू हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज, देयर शुड बी नो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट आपका वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो नेचुरल रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी यूज्ड इन सच अ वे दैट द देयर इज़ नो डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। आपका जो डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट है, सॉरी, दिस कॉस्ट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेशनल इनकम। इस तो ये कह रहा है कि जो आप नेचुरल अभी रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो क्या होना चाहिए, उसमें जो आप डेवलपमेंट हो रही है, बेसिकली उसमें जो डेवलपमेंट हो रही है, जो इन्वायरमेंट का जो बहुत बड़ा रोल है, वो आपका होना चाहिए कि यू दैट शुड बी टेकन इन टू दैट अकाउंट, ठीक है। आपका जो इन्वायरमेंट इससे हार्म हो रहा है, वो आपका नेशनल इनकम से माइनस होना चाहिए। मान लीजिए आपने 100 करोड़ की आपकी जीडीपी है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपका मान लीजिए 10 करोड़ का जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट हुआ है, तो इसमें से माइनस होना चाहिए। तो बेसिकली आपकी जीडीपी सिर्फ 90 करोड़ की होगी। तो ये होता है आपका यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एज अ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो दिट शुड बी टेकन, दिस कॉस्ट मस्ट बी डिटेक्टेड फ्रॉम द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब जीडीपी हमारी, टू नो द ग्रोथ रेट्स इन मोर रियलिस्टिक टर्म। तो ये कहता है कि आपका एक कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट भी होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि आप कितने रिसोर्सेज उसमें आप वेस्ट कर रहे हो, या वेस्ट इन द सेंस मतलब आप कितना आपने हार्म किया है, उसको मनी कॉस्ट में लाइए और माइनस करिए जीडीपी से, ठीक है। तो दैट तब आपको रियल पिक्चर पता लगेगी। देन फोर द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। तो जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो किस पे डिपेंड होना चाहिए, आपकी क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट पे। जो जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मानी जानी चाहिए। और जितना ज़्यादा आपका इन्वायरमेंट हार्म होगा, जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा, उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी ख़राब होगी, भले आपके पास सब कुछ है, ठीक है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस पे जोर देता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन द हेल्दी बैलेंस्ड डाइट, ऑल दोज थिंग्स विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज गुड। तो आप इसे यहाँ तक लिख सकते हैं। चलिए, ठीक है, इसको अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फिर ये आपकी ये नीड ऑफ द आपका ख़त्म हो गया। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स से 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द, यू कैन से, इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सॉरी, इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट। तो क्या इफेक्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिसोर्सेज पे और इन्वायरमेंट पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें भी आप जितने भी पॉइंट्स हैं, आप अगर चार कम पॉइंट्स हैं, अगर 4 ही पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली वही लिखेंगे। अगर 5 ज़्यादा है तो आप कम से कम 5 पॉइंट्स तो जरूर लिखिए। तो जैसे इस क्वेश्चन अगर ये मान लो 6 मार्क्स का आता है आपका, तो आपको 4 ही पॉइंट्स से आपको बेसिकली 4 ही लिखना है। अगर 3 मार्क्स का आता है तो सिंपली आपको उसके पॉइंट्स लिखने हैं। फाइन, चलिए। तो सबसे पहले क्या है इसका इम्पैक्ट, क्या है, देखिए क्या कह सकते हैं कि क्या इफेक्ट है आपका इन्वायरमेंट पे। सबसे पहले होता है आपका डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होते जाते हैं, आपके रिसोर्सेज कम होते जाते हैं, बिकॉज आप जब हैवी प्रोडक्शन करेंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है। और सो दिस विल लीड टू अ डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे जैसे हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है ना, उसकी वजह से हमारे पे, आपको पता है कि एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, इंडस्ट्रीज़ पे बर्डन आता जा रहा है, ठीक है। सो दिस थिंग्स विल आर यूजिंग द कॉन्सिक्वेंटली मेकिंग अ मास प्रोडक्शन। और जब मास प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, आपके रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा आपका बर्डन पड़ेगा। और जब रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा तो आपका क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्वियसली डिप्लीट होंगे। और उसकी, क्योंकि सिंस दे आर लिमिटेड, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो आप ये देख सकते हैं कि ड्यू टू द हैवी ग्रोथ क्या है आपका, दिस लेड टू द एक्सटेंसिव कल्टीवेशन इंक्रीजिंग द एरिया अंडर द कल्टीवेशन। आप क्या कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है, आपकी जब पॉपुलेशन हाई होगी, आपको क्या करना है, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा आपके ग्रेन्स का, एग्रीकल्चर का। उससे जो आपके फॉरेस्ट जो रीजन्स है ना, वो आपको काटने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, आपके फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे। और जब आपको फॉरेस्ट आपको कम करने पड़ेंगे तो बेसिकली उससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट हार्म होगा और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उससे डिप्लीट हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो लैंड कन्वर्टिंग फॉरेस्ट्री लैंड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड, देखो 1951 में 47 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया हैड बीन लॉस्ट टू द एग्रीकल्चर। तो आप देख सकते हैं किससे, इससे कितना इम्पैक्ट आपका रिवर्स, आपके जो एग्रीकल्चर, ठीक है, रिवर्स बेसिकली इंडस्ट्रीज, ऑल थिंग्स टोटली इस पे जो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज पे बेसिकली कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी वजह से। चलिए,
नेक्स्ट हमारा वाटर पोल्यूशन। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, आप खुद भी इसे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ी तो आपकी इंडस्ट्रीज आप बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। ठीक है, इंडस्ट्री जब बढ़ने लगी तो उसका जो आपका जो पता है, आपका जो जितना भी आपका पॉल्यूटेंट्स हैं वो किस में जाने लग गए, आपके रिवर्स में जाने लग गए। ठीक है, ओशंस में जाने लग गए, पॉन्ड्स में जाने लग गए। जितना भी हमारा बेसिकली जो मैरिन लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, और आपका जो जितने भी उसकी वजह से वाटर बॉर्न डिसीजेस भी आई हैं। ओके, डायरिया हो गया है, बहुत सारे ऐसे डिसीजेस हैं, और रिवर्स कंटामिनेट हुई हैं। हमारी जो मैरिन लाइफ है, जो एक्वेटिव लाइफ है, मतलब जो लिविंग बींग्स जो विच इज़ लिविंग इन द रिवर्स ओशंस, दे हैव ऑल्सो इम्पैक्टेड अलॉट। आपने रिसेंट में पढ़ते होंगे कि बहुत सारे जो शिप हैं क्या हो जाते हैं, उनके जो दे आर जो उनसे ऑयल है क्या हो जाता है, वो लीक हो जाता है एंड इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द ओशंस। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं कि जो फिश हैं उनकी डेथ होती है एंड मास स्केल। ठीक है, ड्यू टू द मास स्केल। फाइन, तो इसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो बहुत पॉल्यूटेड हुआ है। ठीक है, और हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कम होता जा रहा है। फाइन, क्योंकि हम क्या करते हैं, जितने भी हार्डेजेस वेस्ट हैं या हार्मफुल वेस्ट है, वी आर डिस्चार्जिंग इनटू द वाटर एंड टाउन्स, सॉरी वाटर इनटू द वाटर्स, इनटू द रिवर्स एंड वाटर्स, एंड विच इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम द टाउन्स एंड सिटीज़। ठीक है, ओके, और जो सरफेस वाटर है वो भी बहुत कम होता जा रहा है, हमारा ग्राउंड वाटर। चलिए, तो ये डाटा देख सकते हैं कि 75% ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज, विच इज़ वेरी वेरी नॉट गुड फॉर अ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपका एयर पोल्यूशन। आपको पता है कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, कि जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जब आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रॉस्पर करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सहारा लिया। ड्यू टू विच जो इसके, अब ये मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडस्ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। बट आपको क्या है, आपको हर चीज़ बैलेंस करके चलनी है बेसिकली, वॉट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सेइंग। तो सर एक एयर पोल्यूशन में आप पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ, एक तरह का बहुत ज़्यादा एयर की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एयर पोल्यूशन में जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं, जस्ट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन। ठीक है, ये जो मैटर है जो आपका एयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है, इससे बहुत ज़्यादा डिसीजेस होती हैं, रेस्पिरेटरी, अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, आपकी जो सांस लेने जैसी बीमारियां, कैंसर हो गया, ऑल दिस थिंग्स आर लीडिंग टू दिस थिंग्स। तो आप ये आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपका सॉलिड एंड हार्मफुल वेस्टेज। ओके, सॉलिड एंड हार्डजस वेस्ट, या कह सकते हैं हार्मफुल वेस्ट। अब इससे क्या हुआ कि जो आपका जो द ग्रोथ इन द पॉपुलेशन, अब जो पॉपुलेशन ग्रो हुई और उससे अर्बनाइजेशन बढ़ी, एंड विच हैज़ लेड टू द इंक्रीज इन द सॉलिड वेस्टेज। सॉलिड वेस्ट आपको पता है ना क्या है, लोग जो आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, ठीक है, आपका जो जितने भी आप स्क्रैप है आपका, जितना भी आप चीज़ें कंज्यूम करते हैं, उसके जो खाली उसके पैकेट्स होते हैं, बेसिकली पॉलीथीन्स होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उसके जो स्क्रैप्स होते हैं वो बढ़ने लगे। इंडस्ट्रियल मेटल्स जो आपका वेस्टेज हैं, जैसे मेटल्स, ऑयल स्पिल्स, ठीक है, ऑयल्स आपका लीक करता जाता है बहुत, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये सब चीज़ों से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, और विच इज़ creating a lot of damage in the environment due to the solid and hazardous wastes, and which is very very, you can say, harmful for the environment। तो इसके लिए क्या किया, एक तरह का inadequate एक कलेक्शन है, कलेक्शन नहीं कर पा रहे सही से, है ना, लोगों के मतलब लोग कहीं भी फेंक दे रहे हैं, प्रॉब्लम ये भी है। और दूसरी बात है, लोगों को मतलब एक तरह का क्या कह सकते हैं, हेल्प नहीं मिल रही, कि मतलब लोगों को एक तरह का कह सकते हैं कि दे आर नॉट गेटिंग द मीन्स टू डिस्पोज देयर वेस्ट बेसिकली। ठीक है, सो विच हैज़ क्रिएटेड अ सीरियस प्रॉब्लम इन द रिसेंट ईयर, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां बेसिकली हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दैट इज़ अ सॉइल इरोजन। ऑब्वियसली यू नो व्हाट इज़ अ सॉइल इरोजन। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना हमारी सॉइल की, वो बहुत फर्टाइल होती है, तो वो हमारी ख़त्म होती जा रही है। क्यों ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हम फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं, कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो होल्ड करके रखते हैं इस चीज़ को, एंड व्हेन देयर इज़ अ ड्यू टू द फॉरेस्ट, हमारे जो फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है, वो इसे इरोड कर देते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स, हमारी जो रेनफॉल की कमी है, बारिश की कमी है, उसकी वजह से भी जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है, दैट इज़ वेरी फर्टाइल, विच इज़ डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे। तो हमारी जो टॉप सॉइल है, दैट इज़ डिटेरियोरेटिंग ड्यू टू द सॉइल इरोजन। ठीक है, एंड विच इज़ डिक्लाइनिंग इन द इरीगेशन पोटेंशियल। ठीक है, हमारा जो क्या हो रहा है, जो क्या हो सकता है कि जो हमारे जो कह सकते हैं कि जो हमारे एग्रीकल्चर की जो पोटेंशियल है वो भी डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू दिस। ठीक है, सो इन इंडिया सॉइल इरोजन हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स चॉपिंग या कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट एट द मैसिव स्केल। बहुत बड़े लेवल पे जब आप फॉरेस्ट काट देते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन।
तो इसकी वजह से भी क्या हुआ है, हमारे इम्पैक्ट पे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पे हमारे इम्पैक्ट हुआ है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा एक तरह का अनबैलेंस हुआ है वो। ठीक है, इन इंडिया 1.5 लाख ऑफ हेक्टेयर वॉट क्लियर्ड। ठीक है, आपको डाटा भी दे रखा है कि 1.5 लाख जो हेक्टेयर से लैंड का क्लियर हुआ था फॉरेस्ट में, हर साल क्लियर हो जाता है फॉर द एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पसेस, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। ठीक है, और दूसरी बात है कि आपको ये देख सकते हैं कि बिटवीन 1950 टू 1979 इट केम डाउन हाउएवर टू 16,500 हेक्टेयर पर ईयर देयर आफ्टर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डाटा कि ये है कि मतलब कि विच इज़ द फॉरेस्ट एरिया है कि कम होता जा रहा है। ठीक है, ओके फाइन। तो दिस इज यू कैन से डिफॉरेस्टेशन हैज़ कंसिडरेबल डैमेज टू द इकोलॉजिकल एंड द बैलेंस, तो बहुत ज़्यादा डैमेज किया है जो पूरा फ्लड्स है। अब आप देख सकते हो रेनफॉल अनइवन होती है, जब होनी होती तब होती नहीं। अब सर्दियों में रेनफॉल बहुत बढ़ती जा रही है, उतनी जो रेनी सीजन उस पर होती नहीं है। तो विच हैज़ लेड टू द पूरा जो इकोलॉजी है पूरी डैमेज होने पे हो रही है। और दूसरी बात है आपका इन्वायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ वेरी वेरी ग्लोबल थ्रेट दीज डेज। ओके, ड्यू टू दिस। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, जो आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ओके डिफरेंट डिफरेंट आपके क्रॉप्स में। ठीक है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑल्सो एंड फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो, क्योंकि वो जो पेस्टिसाइड्स हैं बेसिकली दैट आर सो टॉक्सिक। वो क्या होगा, इफ़ द वेजिटेबल्स जो वेजिटेबल्स लगाते हैं जो फूड्स में अगर वो जाएगी वो टॉक्सिसिटी और द फर्टिलाइजर्स जो पेस्टिसाइड्स, उसके हार्मफुल इफेक्ट जो है हमारी हेल्थ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से भी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बहुत ख़राब हुआ है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिफर्स टू द कॉम्पोजिट ऑफ द स्पीसीज, मतलब जो बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं हमारी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, वो बहुत सारी मिलियंस ऑफ स्पीसीज से इफेक्ट हुई हैं। और कई तो क्या हुई है कि इरेडिकेट मतलब ख़त्म ही हो गई हैं। ठीक है, तो जो इकोसिस्टम है बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से चला हुआ आ रहा है। इतने सारे जो स्पीसीज़ हैं आपके फूड के, आपके डिफरेंट डिफरेंट देन यू कैन से प्लांट्स के, बर्ड्स के। ओके, सो दीज आर ऑल्सो स्टार्टिंग डिसअपियरिंग एंड मैनी स्पीसीज हैव डिसअपियर्ड इन द ग्रेटली इन द नंबर एंड दे हैव रिड्यूस्ड, बहुत हद तक ये रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, सो विच इज़ कॉसिंग अ ग्रेट प्रॉब्लम। देन आपकी ग्लोबल वार्मिंग, ये अलग टॉपिक है बिल्कुल, इसका ये अलग क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क्स का। ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे देखिए इसको अलग से क्वेश्चन लिख सकते हो आप, या क्वेश्चन आप बना सकते हो कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग। सो इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप इंडस्ट्रीज़ बनाई, उसकी वजह से जो आपका जो क्या कह सकते हैं कि एक तरह का इसका जो बाय प्रोडक्ट था बेसिकली जो राइस इन द टेम्परेचर, इसकी वजह से राइस इन टेम्परेचर हुआ, एयर पोल्यूशन हुआ, एयर पोल्यूशन से राइस इन टेम्परेचर हुआ, विच लेड टू द ग्लोबल वार्मिंग। सो व्हाट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग, 2 मार्क्स की डेफिनेशन भी आ सकती है। सो ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज किसको बोला जाता है आपका, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी स्पेशली, वो क्या करती है, टैप कर लेती है। जो मान लीजिए जो अर्थ है ना, देखिए अर्थ है, ये सन है, मान लीजिए ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये आपकी ये सन है, तो जो हीट आती है ना वो रिफ्लेक्ट होती है वापस, और रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ से बाहर चले जाती है। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाएगी तो ये रोक लेगी इसको, ये अगर आपकी जो सनलाइट आ रही है इसको बाहर जाने नहीं देगी। इससे क्या होगा, आपका अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, विच इज़ लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड आपकी जो जितनी भी इकोलॉजी है पूरी आपकी पूरी हैम्पर हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो अब इसके रीजंस क्या हुए, या आप कह सकते हो कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, या व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग, तो आपको ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुई वो तो मैंने बता दिया आपको, ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, एंड द चॉपिंग डाउन और डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारा जो मैसिव स्केल पे डिफॉरेस्टेशन हुआ उसकी वजह से भी हुई। अब देखो क्या है इसका एक तरह का क्या कह सकते हैं ग्लोबल एक तरह का क्या इफेक्ट है। सबसे पहले देखो मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स हुआ, जो हिमालय के आप पता है आपको जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत जल्दी क्या हो रहे हैं कि वो पिघलते जा रहे हैं। ठीक है, इवन इन द चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, जितने भी आपके ग्लेशियर्स हैं वो दे आर मेल्टिंग एट वेरी फास्ट रेट। देन जो ग्लोबल वार्मिंग इज लीड टू द राइस इन द सी। अब ऑब्वियसली बात है जो ग्लेशियर्स आपके पिघल पिघल के वो कहाँ जाएंगे, रिवर्स में आएंगे, रिवर्स से आपका सीधा वो रिवर्स आपको पता है ओशंस में चले जाती हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो राइस इन द सी लेवल हो रहा है। ठीक है, देन अ लॉस ऑफ द कोस्टल लैंड, ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए ये आपकी लैंड है और ये आपका ओशन है। ठीक है, पूरा ओशन कवर कर रखा है फॉर एग्जांपल, तो धीरे धीरे ये ओशन बढ़ता जा रहा है लैंड की तरफ पे, तो हमारा जो लैंड है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, कोस्टल लैंड्स हमारे कम होते जा रहे हैं।
फाइन। देन ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू वाइड स्प्रेड चेंज इन द ग्लोबल टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, ड्राउट्स आए हैं, ड्राउट्स कंडीशन, रेनफॉल बहुत कम हो गई, आप देख सकते हैं आज इस बार भी, इस बार इफ़ आई से कि इफ़ आई टॉक अबाउट माई एरिया, इतनी रेनफॉल नहीं थी अच्छी। देन है चेंज इन द ग्लोबल टेम्परेचर पैटर्न्स, ऑब्वियसली बात है। शिफ्ट इन द क्लाइमेट जोन, हमारे चेंज वेजिटेशन जोन चेंज हुई है, बहुत सारे जो आपके एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो एक्सटिंक्ट हुए हैं, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ हैं वो जो एक्सटिंक्ट की ओर बढ़ रहे हैं, बिकॉज उनको इन्वायरमेंट टोटली चेंज हो गया है। ठीक है। देन ग्लोबल आपका क्लाइमेटिक चेंजेस है इफेक्ट था ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, कई जगह पे क्योंकि फूड ही नहीं हो पा रहा, वो क्योंकि कई जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी वो गर्म होता जा रहा है, सो बहुत जो कल्टीवेशन थी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं, फाइन। सो विच में ऑल्सो लीड टू द फूड इनसिक्योरिटी इन द फ्यूचर ईयर्स एंड सॉइल इरोजन, रिडक्शन इन द रेनफॉल, इन्वायरमेंट प्रोडक्शन, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा ब्लू कलर का मैंने बताया, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बिकॉज इसमें सब कुछ क्या है आपका बता दिया जाता है, तो इसमें कोई भी 5 से 6 पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द रिसोर्सेज, और ठीक है, और एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या है इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग का अलग से क्वेश्चन आपका दे रखा है सिलेबस में, तो अलग से भी आ सकता है, तो जिसमें ये सारे पॉइंट्स आपको लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मुझे मेरे हिसाब से यहाँ तक ही है सिलेबस आपका, क्योंकि आपका ग्लोबल वार्मिंग तक ही दे रखा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कॉज की क्या कॉसेस हैं, क्यों इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, तो अगर ये आता भी है तो बहुत सिंपल है, से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या स्ट्रैटेजीज ली गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी स्ट्रैटेजीज ली गई, ये सब इको यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइस टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, पब्लिक अवेयरनेस, तो एक बार पढ़ेंगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। और आपके दो जो वर्ल्ड समिट हुई थी, एक पेरिस क्लाइमेट को हुआ था 13 नवंबर 2015 को, इसके अंडर बहुत 196 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने बोला था कि ग्रीन हाउस गैसेस को हम कम करेंगे। बेसिकली एक तरह की क्या है, ये मीटिंग हुई थी 2015 में, जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी स्टेप्स लिए गए थे, जो आप पढ़ सकते हैं इसमें। उन्होंने ये भी डिसीजन लिया कि हम 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है अपना टेम्परेचर कम करेंगे, अपना जो टेम्परेचर है ग्लोबल टेम्परेचर, जो ग्लोबल वार्मिंग को, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको कम करेंगे। तो ये सारे एग्रीमेंट्स किए थे, और एक तरह का एग्रीमेंट में आपका और एक तरह का जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो हेल्प करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को $100 बिलियन एवरी ईयर, सो दैट दे मे हेल्प टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इम्पैक्ट। ऐसे ये भी एक कोटो वाइज क्लाइमेट चेंज समिट हुआ था 2018 में, ठीक है, इन द पोलैंड। तो इन्होंने भी क्या किया था, एक रूल बुक बनाई थी। ठीक है, उसको क्या किया था, क्लाइमेट चेंज की रूल बुक आपको दी गई कि, और उसमें क्या किया कि जिन सब कंट्रीज़ को वो रूल बुक के अकॉर्डिंग चलना था, कि सारे चीज़ें बेसिकली आप पढ़ लेंगे बहुत समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसके अंडर हुआ था। तो समरी बहुत ध्यान रखिए, समरी इज़ अ वेरी की टू आपके नोट्स। समरी आपके की टू नोट्स हैं, ये आपके बहुत अच्छे, अगर ये आपको ध्यान में रहते हैं तो आपको इजीली सब क्वेश्चन आप बना पाते हैं, फाइन। और इंडिया में देखो क्या क्या है, इंडिया में एक तो है प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट है। ठीक है, आपका ये सारे जो एक्ट्स हैं जो इंडिया में किए जाते हैं ताकि आप एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकें। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू, ओके फाइन।